हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी का एक लेक्चर हमने किया था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात की थी। वहां पर हमने चार्जेस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, चार्जेस का जो बिहेवियर होता है, उन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की बात करने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की बात करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करने से पहले एक सवाल है मेरा कि आखिरकार करंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपसे पूछा जाता है कि करंट का मतलब क्या होता है, वैसे ही आपके दिमाग में आता है कि फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आपको लगता है कि अगर चार्जेस कहीं एक जगह से दूसरी जगह अगर फ्लो करेंगे तो उनका जो फ्लो है, चार्जेस का जो फ्लो है एक जगह से दूसरी जगह, उसे करंट कहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। फ्लो ऑफ चार्जेस अगर आप कह रहे हैं तो डेफिनेशन ये करंट का नहीं है, गलत डेफिनेशन है। करंट का डेफिनेशन होता है फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन। कोई एक क्रॉस सेक्शन, इस तरीके का कोई एक क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, इसके थ्रू पार्टिकल्स अगर फ्लो करके इस साइड से इस साइड की तरफ पास कर जाते हैं, राइट। कोई एक क्रॉस सेक्शन है, उसके थ्रू पार्टिकल्स अगर पास कर रहे हैं, तो ये जो पार्टिकल्स का फ्लो है बच्चों, एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू पार्टिकल्स का जो फ्लो है एक जगह से दूसरी जगह, इसी फ्लो को हम लोग करंट कहते हैं। अब वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं। वो पार्टिकल वाटर के पार्टिकल हो सकते हैं, वो पार्टिकल एयर के पार्टिकल हो सकते हैं, वो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो यानी करंट जो है वो एक जनरल डेफिनेशन है कि किसी भी तरीके का पार्टिकल अगर किसी क्रॉस सेक्शन के एक साइड से दूसरी तरफ जाता है, तब उन पार्टिकल्स के फ्लो को हम लोग करंट कहते हैं। अब मान लीजिए कि अगर वाटर के पार्टिकल्स एक क्रॉस सेक्शन से एक तरफ से दूसरी तरफ अगर जाते हैं, उस क्रॉस सेक्शन से होते हुए, तब उस करंट को हम लोग वाटर करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन, एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम लोग वाटर करंट कहेंगे। वैसे अगर एयर के पार्टिकल्स एक क्रॉस सेक्शन से पास करते हैं एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, एक गिवन यूनिट ऑफ टाइम में, तो हम उसे एयर करंट कहेंगे। उसी तरीके से अगर चार्ज के पार्टिकल्स एक गिवन क्रॉस सेक्शन के थ्रू एक एंड से दूसरे, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं गिवन यूनिट ऑफ टाइम में, तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, तो करंट का डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन अलग है। करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने लिखा है इट इज द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स थ्रू अ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पर यूनिट टाइम। यानी आपको यह भी देखना है कि कितने टाइम में वो पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने पहले देखा कि 2 सेकंड में इतने पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप 10 सेकंड तक देखें। 2 सेकंड में देख रहे हैं तो आपको 2 सेकंड में ही करंट की वैल्यू को बताना है। ठीक है, वैसे ही वाटर करंट क्या हो गया, फ्लो ऑफ वाटर पार्टिकल्स थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। एयर करंट क्या हो गया, फ्लो ऑफ एयर पार्टिकल थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंडक्टर है, देखिए इलेक्ट्रिक करंट जो है बच्चों वो आपका कंडक्टर में होता है, राइट। तो अगर हम कहते हैं कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर के थ्रू अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको डिफाइन करें, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। यानी कह लीजिए इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बात समझ रहे हैं? किसी भी एक कंडक्टर में जो चार्जेस हैं वो एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू जब फ्लो करते हैं, तो कितने चार्जेस कितने टाइम में फ्लो करते हैं, उस चार्ज और टाइम का जो रेशियो होता है, इसको कैसे मैं डिफाइन, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये कैपिटल क्यू क्या है, जितने इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहे हैं वो कैपिटल क्यू है। और ये टी क्या है, कितने टाइम में वो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, इसे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इसे आप क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं इसलिए इसे आप रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी पहले तो ये जो डेफिनेशन है छोटे छोटे, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर अब हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर कंडक्टर में चार्जेस किस तरीके से फ्लो करते हैं। ठीक है, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पहले इसको नोट कर ले बच्चों।
तो बच्चों आई होप आपको अब ये समझ में आ रहा है कि करंट क्या होता है। करंट के मैंने दो तीन टाइप्स आपको बताया, वाटर करंट क्या है, एयर करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो अभी तक जो आप करंट का डेफिनेशन सोचते आ रहे थे वो एक्चुअली में वो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि वाटर करंट में क्या होता है, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू वाटर पार्टिकल्स जब पास करते हैं गिवन यूनिट ऑफ टाइम में तो उसे हम लोग वाटर करंट कहते हैं। उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है कि किसी भी एक कंडक्टर के एक क्रॉस सेक्शन से कितने नंबर ऑफ चार्जेस एक गिवन यूनिट टाइम में पास कर रहे हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या कहीं भी फ्लो कर सकता है? क्या इलेक्ट्रिक करंट को हम चाहें तो हवा में फ्लो करा दें या कहीं भी फ्लो करा सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को? तो नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को आप कहीं भी फ्लो नहीं करा सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए एक मटेरियल चाहिए होता है। किस तरीके का मटेरियल चाहिए होता है भाई? मटेरियल तो कंडक्टर भी होता है, इंसुलेटर भी होता है। तो क्या हर तरीके के मटेरियल में करंट फ्लो कराएंगे हम लोग? नहीं, हम लोग एक स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल जिसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर में हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे। तो आप सब जानते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कि अपने थ्रू चार्जेस को फ्लो करने को अलाउ करता है, यानी कि कंडक्टर जो मटेरियल है उस मटेरियल में चार्जेस बहुत इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किस तरीके से करता है। सपोज करिए बच्चों कि ये हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। सपोज करिए कि ये हमारा एक कंडक्टर है। वायर जो है, वायर को अगर आप देखें तो वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है, हालांकि उसका रेडियस बहुत कम है लेकिन होता सिलिंड्रिकल शेप का है। तो मैंने एक कंडक्टर शो किया, आप इसको एक कंडक्टर कहें या कंडक्टिंग वायर कहें, जो आपकी मर्जी है आप वो कह सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको कंडक्टिंग वायर कहता हूं, ठीक है, कंडक्टिंग वायर। अब इसमें होता क्या है, आप जानते हैं कि हर चीज एटम का बना हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, किस तरीके से चार्जेस फ्लो करते हैं समझना भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए जैसे कि ये कंडक्टिंग वायर है, आपने बचपन में सीखा है कि हर चीज एटम का बना हुआ है, तो उसी तरीके से कंडक्टिंग वायर भी एटम का बना हुआ है। अब अगर हम साइड में एटम की बात करें तो सपोज करिए कि ये हमारा एक एटम है, ठीक है। मान लीजिए मैं बिल्कुल एक जूम पिक्चर आपको दिखा रहा हूं। अगर ये हमारा एटम है तो इस एटम के अंदर एक सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, ये पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द कुछ ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, राइट। इस तरीके से न्यूक्लियस के अराउंड कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि सबसे अंदर वाला जो शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट बच्चों। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के बहुत नजदीक हैं, इसलिए इन पर न्यूक्लियस की वजह से फोर्स ज्यादा लगता है। फिर इसके बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 8 प्रेजेंट हो सकते हैं, वो इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से तो ज्यादा दूर प्रेजेंट है, इसलिए उन पर न्यूक्लियस का फोर्स थोड़ा कम होगा। जैसे जैसे आप के शेल से एल शेल, एल शेल से एम, एम से एन, एन से आगे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप नोटिस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन जितना बाहर वाले शेल में प्रेजेंट होगा उसकी न्यूक्लियस से दूरी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब कि न्यूक्लियस का फोर्स उसके ऊपर उतना ही कम होगा। तो जो ये कंडक्टिंग वायर है ये जिस एटम का बना होता है, मान लीजिए कॉपर का बना है या सिल्वर का बना है, गोल्ड का बना है, एल्यूमिनियम का बना हुआ है, जिस एटम का बना हुआ होता है, ध्यान सुनिएगा, उस एटम के सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका न्यूक्लियस के ऊपर जो फोर्स है वो बहुत कम होता है। न्यूक्लियस की वजह से उनके ऊपर फोर्स बहुत कम होता है सबसे बाहर वाले शेल में। यानी वैलेंस शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका फोर्स इस न्यूक्लियस की वजह से बहुत कम होता है, और बहुत कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से एटम को छोड़कर और बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। एटम ऐसे
कंडक्टर ऐसे एटम का बना हुआ है जहां पर कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एटम के न्यूक्लियस से इतने लूजली बाउंड होते हैं कि वो आसानी से इस एटम को छोड़कर और बाहर निकल जाते हैं, और जब ये बाहर निकलते हैं तब ये बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बन जाते हैं बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब इस तरीके से जो हमारा ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर, इसमें बहुत सारे ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख जाएंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि एटम के बाहर निकल गया है और अब ये एटम के फोर्स से बिल्कुल फ्री हो गया है। तो इस तरीके के बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिंग वायर या किसी कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इंसुलेटर के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो सपोज करो जैसे कि मैं 2-4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको शो कर रहा हूं, ये मान लीजिए मैंने 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको शो किए, ठीक है। और आपको ना चेक करना है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटम के बाहर आ गए हैं, फ्री हो गए हैं, इसलिए अब ये बाउंडेड नहीं है कि तुम्हें एटम के अंदर ही रहना है। अब ये बाहर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आराम से घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्टर के अंदर मूव करेंगे। मान लीजिए मैं क्रॉस सेक्शन इस तरीके से बना देता हूं, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन है, ये इस तरीके का एक होल मैंने बना रखा है और मैं चेक कर रहा हूं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू पास करते हैं। सपोज करें कि ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये सारे इधर मूव कर रहे हैं मान लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इधर मूव करेंगे तो मूव करने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन से पास करके और इधर पहुंच जाएंगे। पहुंचेंगे बच्चों? तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन से पास कर जा रहे हैं, यानी पहले क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट की तरफ थे, अब क्रॉस सेक्शन के राइट की तरफ आ जा रहे हैं। तो यही तो मैंने कहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, यही कहा मैंने। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। देखिए चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, किसके थ्रू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल? इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, और एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल्स इस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो कर जाते हैं या राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो कर जाते हैं, तो कितने टाइम में कितने चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहे हैं, दैट अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब सपोज करिए कि अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर फ्लो कर जाता है तो I क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। क्लियर है बात? ये आपका करंट है, इसकी SI यूनिट क्या होनी चाहिए? SI यूनिट ऑफ करंट क्या होगी बच्चों? SI यूनिट ऑफ करंट, देखिए चार्ज की SI यूनिट है कूलम और टाइम की SI यूनिट है सेकेंड। कूलम पर सेकेंड, इसे हम लोग एम्पियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर। यहां जो A सिंबल मैंने रिप्रेजेंट किया है ये एम्पियर का है। क्या है बच्चों? ये एम्पियर का है, ठीक है। और करंट जो हमारा होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज करंट? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों करंट में जो करंट आपको मिल रहा है कंडक्टर में, वो किस तरीके के पार्टिकल के फ्लो की वजह से है? इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं एक पॉइंट लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें। इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किसकी वजह से बच्चों? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर टू यू पीपल? चलिए, तो ये तो हमने खैर बात कर ली, करंट के फ्लो की बात कर ली हमने। अब एक चीज और समझिएगा बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मैं E माइनस सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसे हम E सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज पार्टिकल है, और उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ चार्ज होगा।
तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा, तो उसको हम स्मॉल ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होगा 1.6 into 10 raised to the power -19 कूलम। ये नंबर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल में अगर आएगा तो ई की वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी, आपको याद होना चाहिए। तो जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज इतना है। अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ई है बच्चों, तो दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, ई प्लस ई 2e। तीन इलेक्ट्रॉन के ऊपर 3e, चार इलेक्ट्रॉन के ऊपर 4e, 5 के ऊपर 5e। तो मान लीजिए कि अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके थ्रू पास करते हैं तो कितना टोटल चार्ज इसके थ्रू फ्लो करेगा। ये तो हम लोग देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं, लेकिन यहां हम नंबर नहीं देख रहे, हम चार्ज देख रहे हैं। तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं फॉर n इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स के लिए बच्चों, फॉर n इलेक्ट्रॉन्स, e माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन और s यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो n इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो टोटल चार्ज है वो कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 into e, दो इलेक्ट्रॉन के लिए 2 into e, तीन के लिए 3 into e, चार के लिए 4 into e। तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना हो जाएगा, n into e होगा बच्चों। तो यहां से हम लोग ये जो फॉर्मूला है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, एक q इज इक्वल्स टू n into e, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद फिर आपका आप लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू q अपॉन t, इसकी जगह आप लिख सकते हैं q की जगह n into e अपॉन t। ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो गया। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको नोट करवा रहा हूं क्योंकि अगला लेक्चर हम लोग न्यूमेरिकल्स पे करेंगे और वहां पर आपको ये फॉर्मूले यूज करने होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे और जो चीजें हैं वो आपको और आगे बताता हूं, इसको नोट कर लें। अच्छा बच्चों देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि करंट जो हमारा है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, राइट। करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। और ये चार्ज की ऐसा यूनिट है कूलम, और टाइम के ऐसा यूनिट है सेकेंड, राइट। यानी कि एम्पियर क्या होता है बच्चों, कूलम पर सेकेंड के बराबर। तो 1 एम्पियर ये हमारा हो जाएगा 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, लिख सकते हैं ऐसे। 1 एम्पियर कितना होगा, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि 1 एम्पियर, अगर आपसे कोई कहे कि डिफाइन 1 एम्पियर, ठीक है, तो डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, इस फॉर्मूले को देखकर बताइए। तो इस फॉर्मूले को देखकर हम कह सकते हैं कि 1 एम्पियर कब होगा हमारा, जब किसी भी एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए, राइट। तो आप कहेंगे कि इफ 1 कूलम चार्ज, इफ कितना बच्चों, इफ 1 कूलम चार्ज flows, if 1 coulomb charge flows through a cross section in 1 second, right। अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू फ्लो करता है तो हम कहते हैं कि 1 एम्पियर का करंट जो उसके थ्रू फ्लो करता है। अब दूसरी बात यह है कि भाई करंट को, अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक इंस्ट्रूमेंट जो कि सर्किट में लगाया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एमीटर। तो आप लिखेंगे कि एमीटर is instrument used to measure
एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम क्या होता है बच्चों, इसका काम होता है टू मेजर द करंट, द अमाउंट ऑफ करंट। क्या मेजर करने का काम में आता है, टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट इन सर्किट। ठीक है। और दूसरा सवाल यह है कि इसे हम लोग कनेक्ट कैसे करते हैं, एक सर्किट में कनेक्ट कैसे किया जाएगा, तो इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। सर्किट में दो तरीके से कनेक्शन हो सकता है, सीरीज में और पैरेलल में। तो एमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। एक आखिरी बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि अनदर यूनिट ऑफ करंट, अनदर यूनिट ऑफ करंट, ये भी आप लोग जान लीजिए। एक तो आपने देखा कि एम्पियर, एम्पियर जो वो ऐसा यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है। उसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट होते हैं, जैसे कि होता है मिली एम्पियर। एम्पियर तो स्टैंडर्ड यूनिट है, मिली एम्पियर होता है 10 रेज टू द पावर 1 मिली एम्पियर इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर -3 एम्पियर। ठीक है, फिर वैसे ही होगा 1 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो कैसे लिखते हैं, ऐसे यू लिख के और उसके बाद फिर इसको इधर ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर कितना होगा, 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10 रेज टू द पावर -6 एम्पियर। ठीक है, और बड़े यूनिट में अगर आप जाएंगे तो होगा 1 किलो एम्पियर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 3 एम्पियर। ऑलराइट, और वैसे आपको ये पढ़ना नहीं है, बहुत हाई करंट हो जाता है। और ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। ये वैसे ही यूनिट आपको पढ़ना नहीं है, इसको छोड़ के जनरली आपको हायर क्लासेस में भी 12 तक भी आपको इन्हीं दोनों यूनिट्स के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मिली एम्पियर, इसे कहते हैं माइक्रो एम्पियर। माइक्रो मतलब 10 रेज टू -6 और मिली मतलब 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। यहां तक आज हम लोग अपने सर्किट लेक्चर को समाप्त करेंगे। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, जो एमीटर का जो यूनिट इस तरीके से एमीटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये एमीटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके अलावा मैं आप लोगों को, उसके बाद मैं आप लोगों को एक जो इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करता है, उसमें चार्जेस जो हमारे फ्लो करते हैं वो किस तरीके से फ्लो करते हैं, किस तरीके के सर्किट में फ्लो करते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। अगला लेक्चर न्यूमेरिकल का, उसके बाद फिर आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्जेस या करंट किस तरीके से फ्लो करता है। ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, यहां तक पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद फिर अगला लेक्चर आप लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो फिर समझ में आएगा, थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इसको नोट कर लीजिए और पढ़िएगा जरूर। ठीक है, बाय बाय।